आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पहले भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सावन का महीना और प्रातःकाल का समय था। बारिश के दिन होने पर भी इस समय आकाश में बादल नहीं थे। निर्मल स्वच्छ धूप से कलकत्ते का आकाश साफ दिखाई दे रहा था। कॉलेज की सारी परीक्षाओं को पास करके भविष्य के लिए आगे कोई बात निश्चय न कर विनय भूषण अपने घर पर ही फुर्सत का समय बिता रहा था। सड़क के सामने बरामदे पर अकेला खड़ा हुआ रास्ते की भीड़ का दृश्य देखकर अपने मन को बहला रहा था। अभी तक उसे संसार का कोई ज्ञान न था। ना तो उसका विवाह ही हुआ था और न उसे घर गृहस्थी की चिंता ही थी। कोई काम न रहने से कभी कभी सभा समिति में प्रवेश कर तथा समाचार पत्रों में लेख आदि लिखकर अपना समय काट लेता था। पर इतने से ही उसको संतोष न था। वो कोई बड़ा काम करने की बात सोचा करता था। आज सवेरे से उसके पास कोई काम न होने से उसका मन चंचल हो उठा था। बहुत कुछ सोच विचार करके वो कुछ निश्चय न कर सका कि क्या करूं। इतने में ही देखा कि सामने दुकान पर खड़ा हुआ एक भिखारी गा रहा था। खांचार भीतर आचिन पाखी केमने आसे जाए, धरते पाले मने बेड़ी दितेम पाखी पाए। विनय की इच्छा हुई कि उस भिखारी को बुलाकर ये अपरिचित चिड़िया वाला गीत लिख ले, किंतु जैसे ही उसने उस भिखारी को अपने पास बुलाने का विचार किया कि ठीक उसी समय उसके घर के सामने ही एक किराए की गाड़ी के ऊपर किसी रईस की बढ़िया गाड़ी के घोड़े आ पड़े और किराए की गाड़ी का एक पहिया तोड़ते हुए बड़ी तेजी से निकल गए। किराए की गाड़ी बिल्कुल उलट तो नहीं गई, पर टूटकर जहां की तहां ढेर हो गई। जिस रईस की गाड़ी से ये घटना हुई उसने नजर उठाकर इधर देखा तक भी नहीं। विनय चटपट बरामदे से नीचे उतरकर सड़क पर गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा गाड़ी के भीतर से एक 17-18 साल की लड़की उतर आई है और भीतर से एक अधेड़ भद्र पुरुष उतरने की चेष्टा कर रहे हैं। विनय ने सहारा देकर उन्हें गाड़ी के बाहर निकाला और उनके मुख की ओर देखकर पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कहा, नहीं, चोट तो नहीं आई, कहकर हंसने की चेष्टा की, परंतु वो हंसी की रेखा वैसे ही विलीन हो गई जब वो अचेत होकर गिरने लगे। विनय ने उनको पकड़ लिया और उस घबराई हुई लड़की से कहा, ये सामने ही मेरा घर है, भीतर चलिए, कोई चिंता की बात नहीं है। वृद्ध को बिछौने पर लिटा चुकने के बाद लड़की ने एक बार इधर उधर नजर घुमाकर देखा। एक कोने में सुराही रखी थी। सुराही से गिलास में पानी लेकर वो वृद्ध के मुंह पर जल के छींटे देकर पंखा हाँकने लगी। लड़की ने विनय से कहा, यदि आप कोई डॉक्टर बुला सकें तो बड़ी कृपा होगी। विनय के घर के पास ही एक डॉक्टर रहते थे। विनय ने अपने नौकर को उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। कमरे के भीतर एक मेज पर एक बड़ा आईना, तेल, शीशी, कंघी, ब्रश आदि सामान रखा हुआ था। विनय आईने के सामने कुर्सी पर बैठी उस लड़की के पीछे खड़ा मंत्र मुग्ध हो एकटक उस आईने में उसके रूप को देखने लगा। विनय ने बचपन से ही कलकत्ते में किराए के मकान में रहकर पढ़ा लिखा है। संसार के साथ अब तक उसका जो कुछ परिचय हुआ है सो केवल पुस्तकों के ही साथ। किसी भले घराने की बहू बेटी के साथ कभी किसी दिन उसकी जान पहचान या मेल मुलाकात नहीं हुई थी। आईने पर दृष्टि डालकर उसने देखा कि उसमें जिस मुख का प्रतिबिंब दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर है। उसकी आंखों में इतना ज्ञान नहीं था कि उसके सुंदर मुख की प्रतीक रेखा को अलग अलग करके देखता। केवल उस घबराए हुए
स्नेह के मारे झुके हुए उस तरुणी के तरुण मुख की कोमलता मंडित उज्ज्वलता भर को ही विनय देख सका, और जो उसे सृष्टि के तत्काल प्रकट हुए एक नवीन आश्चर्य की तरह जान पड़ी। थोड़ी देर के बाद वृद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली और बेटी कहकर लंबी सांस छोड़ी। लड़की की आंखों से आंसू छलक आए। उसने वृद्ध से पूछा, पिताजी तुम्हें कहाँ चोट लगी है? ये मैं कहाँ आ गया? कहकर वृद्ध ने उठने की इच्छा प्रकट की, पर विनय ने उसी क्षण उन्हें रोककर कहा, अभी आप उठिएगा नहीं, कुछ देर ठहरिए, डॉक्टर साहब आते होंगे। तब वृद्ध को उस दुर्घटना की याद आई। उन्होंने कहा, सिर में यहां पर कुछ पीड़ा सी हो रही है, पर चोट भारी नहीं है। डॉक्टर को बुलाने की तो कोई आवश्यकता न थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब अपने डॉक्टरी साज सामान के साथ कमरे में दाखिल हुए। वृद्ध की शारीरिक अवस्था को देखकर उन्होंने कहा, विशेष कोई बात नहीं है, गर्म दूध के साथ थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर पिलाने से सब ठीक हो जाएगा। ये कह दवा की एक छोटी सी शीशी देकर डॉक्टर साहब चले गए। उनके जाते ही वृद्ध अत्यंत संकुचित और व्यग्र हो उठे। लड़की उस वृद्ध के मन के भाव को समझकर कहने लगी, पिताजी आप चिंतित क्यों होते हैं? डॉक्टर की फीस और दवा के दाम घर से यहां भेज दिए जाएंगे। इतना कहकर उस लड़की ने विनय के मुख की ओर देखा। वे आंखें कैसी विचित्र थी। उन्हें देखकर ये बात मन ही में नहीं आती कि वे आंखें बड़ी हैं या छोटी, काली हैं या भूरी। पहली नजर पड़ते ही जान पड़ता है कि इस दृष्टि में एक ऐसा भाव है जिसमें संदेह का लेश मात्र नहीं है। उस दृष्टि में संकोच नहीं है, दुविधा नहीं है। वो दृष्टि एक स्थिर शक्ति से पूर्ण है। वो लड़की विनय के मुंह की ओर ताक रही थी, इसलिए विनय कुछ कहना चाहता था, पर मन के भाव को स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं कर सका। वृद्ध ने विनय से कहा, देखिए मेरे लिए ब्रांडी की जरूरत नहीं है। लड़की ने बीच ही में रोककर कहा, क्यों पिताजी, डॉक्टर साहब तो कह गए हैं। वृद्ध ने कहा, डॉक्टर लोग यों ही कहा करते हैं, उनकी तो ऐसी आदत ही है। मुझ में कुछ कमजोरी आ गई है, वो केवल गर्म दूध के पीने से ही जाती रहेगी। और अब आपको क्यों तकलीफ देती हो? हमारा घर तो पास ही है, टहलते टहलते चले जाएंगे। लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। वृद्ध इसके बाद फिर कुछ न कह सके। विनय स्वयं गाड़ी ले आया। गाड़ी पर चढ़ने से पहले वृद्ध ने विनय से पूछा, आपका नाम क्या है? विनय ने कहा, मेरा नाम विनय भूषण चट्टोपाध्याय, और आपका? वृद्ध ने कहा, मेरा नाम परेश चंद्र भट्टाचार्य है। पास ही 87 नंबर वाले मकान में रहता हूं। कभी फुर्सत होने पर मेरे घर पधारिएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लड़की ने विनय के मुख की ओर अपनी दोनों आंखें उठाकर चुपचाप इस अनुरोध का समर्थन किया। विनय उसी समय उस गाड़ी पर बैठकर उन लोगों के घर जाने को तैयार था, पर ऐसा करना शिष्टाचार के अनुकूल होगा या नहीं, ये ठीक निश्चय न कर सकने के कारण वो जहां का तहां खड़ा रहा। गाड़ी रवाना होते समय उस लड़की ने दोनों हाथों से विनय को प्रणाम किया। विनय इस नमस्कार के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था, इसी कारण वो हदबुद्धि सा होकर उसके उत्तर में कुछ न कह सका। इतनी सी अपनी त्रुटि लेकर घर में लौट आकर वो बार बार अपने को धिक्कारने लगा। विनय ने इन लोगों से मुलाकात होने के समय से विदा होने के समय तक के अपने आचरण की आलोचना करके देखा। उसे जान पड़ने लगा कि आदि से अंत तक उसके सारे व्यवहार में केवल असभ्यता ही प्रकट हुई है। किस समय क्या करना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, इन्हीं बातों को लेकर वो मन ही मन केवल वृथा आंदोलन करने लगा। उसने अपने कमरे में लौट आकर देखा। जिस रूमाल से उस लड़की ने अपने पिता का मुंह पोंछा था, वो रूमाल बिस्तर पर पड़ा था। विनय ने चटपट वो रूमाल उठा लिया। उसके मन में वही भिक्षुक का गीत ध्वनित होने लगा, खांचार भीतर आचीन पाखी केमने आसे जाए। दिन चढ़ चला। वर्षा की धूप तेज हो उठी। गाड़ियों का तांता तेजी के साथ ऑफिसों की ओर जाने लगा। विनय अपने दिन के किसी भी काम में मन नहीं लगा सका। उसकी दृष्टि में उसका ये छोटा सा घर और चारों ओर विस्तृत कुत्सित कलकत्तापुरी किसी मायापुरी की तरह हो उठी। इस वर्षा ऋतु के प्रभात की प्रदीप्त आभा ने उसके मस्तिष्क के भीतर प्रवेश किया। वो उसके रक्त में प्रवाहित हो उठी। उसके अंतःकरण के सामने एक ज्योतिर्मय पर्दा सा पड़ गया।
जिसने उसके प्रतिदिन के जीवन की सारी तुच्छता को ढक दिया। इसी समय विनय की दृष्टि सड़क पर पड़ी। उसने देखा एक 7-8 वर्ष का लड़का खड़ा हुआ उसके घर का नंबर देख रहा है। विनय ने ऊपर से कहा, यही है, यही घर है। उसके मन में इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं हुआ कि लड़का उसी का घर ढूंढ रहा था। विनय चटपट सीढ़ियों पर स्लीपर चट चट करता हुआ नीचे उतर गया। अत्यंत आग्रह के साथ लड़के को भीतर ले जाकर उसके मुंह की ओर देखने लगा। लड़के ने कहा, दीदी ने मुझे भेजा है। इतना कहकर उसने विनय के हाथ में एक पत्र दिया। विनय ने पत्र लेकर पहले लिफाफे पर दृष्टि डाली। साफ स्पष्ट स्त्रियों की लिखावट में अंग्रेजी अक्षरों में उसका नाम लिखा था। भीतर चिट्ठी पत्री कुछ न थी, सिर्फ कुछ रुपए थे। लड़का जाने को उद्यत हुआ, लेकिन विनय ने उसे किसी तरह नहीं छोड़ा। उसे प्रेम से हाथ पकड़कर दूसरे खंड में ले गया। लड़के का रंग बहन की अपेक्षा कुछ सांवला था, लेकिन मुख का ढंग बहुत कुछ मिलता जुलता था। उसे देखकर विनय के मन में आप एक तरह का स्नेह और आनंद उत्पन्न हुआ। लड़का खूब तेज था। उसने कमरे में प्रवेश करते ही दीवार में एक चित्र देखकर प्रश्न किया, ये किसका चित्र है? विनय ने कहा, ये मेरे एक मित्र का चित्र है। लड़के ने कहा, मित्र का चित्र है? आपके मित्र कौन है? विनय ने हंसकर कहा, तुम उन्हें नहीं पहचानते। मेरे मित्र का नाम गौर मोहन है। हम लोग उन्हें गोरा कहकर पुकारते हैं। हम दोनों मित्रों ने लड़कपन से एक साथ ही पढ़ा है। लड़का, अब भी पढ़ते हैं? विनय, ना, अब नहीं पढ़ता। लड़का, आप सब पढ़ चुके? विनय इस छोटे से बालक के आगे भी गर्व करने के प्रलोभन को न संभाल सका। बोला, हाँ, सब पढ़ चुका। लड़के ने आश्चर्यचकित होकर एक सांस ली। शायद उसने ये सोचा कि वो भी कितने दिनों में इतनी विद्या पढ़ सकेगा। विनय, तुम्हारा नाम क्या है भाई? लड़का, मेरा नाम श्री सतीश चंद्र मुखोपाध्याय है। विनय ने विस्मित होकर कहा, मुखोपाध्याय? उसके बाद धीरे धीरे सब परिचय प्राप्त हुआ। परेश बाबू इन लोगों के पिता नहीं हैं। उन्होंने इन दोनों भाई बहनों को बचपन से ही पाला है। लड़के की बहन का नाम पहले राधा रानी था। परेश बाबू की स्त्री ने उसे बदलकर सुचरिता नाम रखा है। देखते ही देखते विनय के साथ सतीश की खूब घनिष्ठता हो गई। सतीश जब घर जाने की उद्यत हुआ तब विनय ने कहा, तुम अकेले चले जा सकोगे? बालक ने गर्व के साथ कहा, मैं तो अकेले ही आया हूं, जा क्यों ना सकूंगा? फिर भी विनय ने कहा, मैं तुमको घर तक पहुंचाऊं, चलो। उसकी शक्ति के ऊपर विनय का ये संदेह देखकर सतीश क्षुब्ध हो उठा। उसने कहा, क्यों, मैं अकेला जा सकता हूं? इतना कहकर वो अकेले आने जाने के अनेक आश्चर्यजनक उदाहरणों का उल्लेख करने लगा। किंतु अब भी विनय उसके घर के दरवाजे तक साथ क्यों गया, इसका ठीक कारण बालक की समझ में बिल्कुल ही नहीं आया। सतीश ने द्वार पर पहुंचकर पूछा, आप भीतर नहीं चलेंगे? विनय ने कहा, और किसी दिन आऊंगा। घर लौट आकर विनय ने वो सरनामा लिखा हुआ लिफाफा जेब से निकालकर बहुत देर तक देखा। हर एक अक्षर की रेखाएं जैसे उसके हृदय में अंकित हो गईं। उसके बाद मय रुपयों के वो लिफाफा उसने बड़े यत्न से अपने बक्स में रख दिया। इन रुपयों को किसी दुसमय में भी खर्च करने की संभावना नहीं रही। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के पहले भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।